पिछला क्लास हमने देखा था कि अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर रखे बीम का प्रतिबिंब किस प्रकार बना था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। पहला कंडीशन, जब बीम अनंत पर स्थित, देखिए जब बीम अनंत पर स्थित होता है तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। चलिए उत्तल दर्पण है जिसका ये ध्रुव P है, ये फोकस F, ये वक्रता केंद्र C। जब अनंत पर रखी वस्तु, अनंत मतलब कहीं बहुत दूर पर, यानी कि सूर्य से आ रही किरणें या फिर चंद्रमा से आ रही किरणें जब किसी उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो क्या होता है, देखिए इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से आ रही एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं, तो इस आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र ये इसका हो जाता है क्या, अभिलंब। ये एंगल हो जाता है I, तो उतना ही एंगल से परावर्तित होता है R एंगल, और इसको हम पीछे तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से होते हुए गुजर रही है। ठीक है। दूसरा एक किरण खींचते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये आपतन बिंदु और ये वक्रता केंद्र ये अभिलंब होता है। ये एंगल आपतन कोण परावर्तन कोण के साथ बराबर होता है R एंगल, और इसको हम पीछे तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फोकस से होते हुए जा रहा है। तो इस प्रकार इसका प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस F पर बनता है। स्थिति हो जाता है मुख्य फोकस F पर, प्रकृति आभासी एवं सीधा, साइज अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज। चलिए अभी दूसरा कंडीशन, जब बीम उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं अनंत के बीच स्थित हो। अब बीम देखिए किसके किसके बीच में रखा गया है, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए पहले समझ लीजिए। एक अवतल दर्पण है, बढ़िया से इसको बनाते हैं। चलिए एक अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण का ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F। ठीक है। यहाँ कहीं भी यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच में एक बीम AB को रखते हैं। ठीक है। चलिए एक पहला किरण खींचते हैं, एक समांतर किरण खींचते हैं। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचते हैं तो इस आपतन बिंदु और ये वक्रता केंद्र इससे होकर क्या जाएगा, अभिलंब जाएगा ना। ये जितना डिग्री एंगल बनेगा यहाँ I एंगल आपतन कोण, उतना एंगल से ये क्या होगा, परावर्तित होगा R को। ठीक है। और इसको हम पीछे तरफ बढ़ाते हैं तो ये कहां से मिलती हुई जाती है, फोकस से। ठीक है। आइए समझे, पहला किरण मिनिमम 2 किरण खींचना है और एक किरण खींचते हैं, देखिए
और एक किरण खींचते हैं, एक ऐसा किरण है जो उसके वक्रता केंद्र से होकर निर्देशित होती है। ठीक है, ये किरण कैसा है कि लग रहा है कि उसके वक्रता केंद्र से होकर जाए। ठीक है, तो ये कैसे वापस लौटेगा, पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाए, यानी कि ये उसका अभिलंब हो जाता है। ठीक है, तो जिस दिशा में आ रहा है उसी दिशा में वापस लौट जाता है। और इसको हम पीछे तरफ बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, वक्रता केंद्र से ही मिलेगा। अब ये दोनों किरणें कहां पर मिलती है, हाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है, ए डैश बी डैश, किसके बीच में, ध्रुव एवं फोकस के बीच में। तो स्थिति क्या बन जाएगा, कहां बन रहा है, ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच, F के बीच में प्रकृति आभासी एवं सीधा। साइज देखिए, बीम से बड़ा बनेगा या छोटा, छोटा, बीम से छोटा। अब देखिए इसके दो कंडीशन होते हैं, जैसे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन हम लोग पढ़े ना, इसके लिए केवल 2 ही कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि जब बीम को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। प्रकृति क्या होता है, आभासी एवं सीधा। और साइज में क्या होता है, अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु साइज का होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है कि जब बीम अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, ध्रुव एवं फोकस के बीच में बनता है। प्रकृति जो होता है वो आभासी एवं सीधा होता है और साइज क्या होता है, बीम से छोटा होता है। आइए समझ में। अब यहाँ से एक सवाल होता है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बीम का सीधा बनाएगा और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, कौन सा दर्पण होगा, किसमें होता है। इसमें देखिए सीधा तो बनता है लेकिन बड़ा होता है, सीधा बन रहा है लेकिन बीम से छोटा हो रहा है, तो किसमें होता है, अवतल दर्पण। वो भी कौन सा कंडीशन, 6 नंबर कंडीशन। जब बीम को कहां पर रखा जाता है, एकदम नजदीक में रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रकृति क्या होता है, आभासी एवं सीधा होता है। और साइज में देखिए उसमें क्या होता है, बीम से बड़ा होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जानेंगे इसमें अवतल एवं उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। ठीक है, टॉपिक्स होगा अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। पहला पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहनों के अग्रदीपों, अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट, हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
चलिए पहला पॉइंट समझ लेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? टॉर्च में। टॉर्च का जो सामने वाला जो कांच होता है वो कौन सा दर्पण का होता है? पहले भी बताए हैं, अवतल दर्पण होता है। टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, या फिर क्या हो गया, जो हम लोग के बाइक होते हैं या गाड़ी मोटर जो होते हैं उसका जो हेडलाइट, मतलब समझ रहे हैं ना, जो सामने वाला जो लाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, ताकि लाइट जो है अधिक दूर तक हमें दिखाई दे। ठीक है, अगर उस टॉर्च को खोल दीजिए, उसका कांच को देखिएगा, वो लाइट क्या होगा, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। तो शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? टॉर्च में, सर्च लाइट में और गाड़ी की हेडलाइट में क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए लिख लिए। चलिए दूसरा पॉइंट, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग मिरर, सेविंग दर्पणों, सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, सेविंग मिरर के रूप में क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत, कान तथा नाक आदि का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। देखिए डॉक्टर क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, दांत की जांच के लिए ना, दांत हो गया, कान हो गया, जो सूक्ष्म चीज होते हैं इसकी जांच के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, चौथा पॉइंट, सौर भट्टियों में सौर भट्टियों में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सौर भट्टियों में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। चलिए नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग
मोटर वाहनों के पश्चिम दृश्य, साइड मिरर, पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? उपयोग गाड़ी के, मोटर वाहनों के साइड मिरर के रूप में। जो गाड़ी होता है उसका साइड में एक मिरर लगा हुआ रहता है ना, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। किस लिए उपयोग करते हैं? साइड मिरर क्यों रखते हैं? पीछे का दृश्य देखने के लिए, ताकि ड्राइवर जो है वो पीछे से आने वाले गाड़ी या कोई भी वस्तु को वो जान सके, ठीक है, और अपना वाहनों को वो सुरक्षित चला सके। तो उसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होते हैं, उसमें उभरा हुआ होता है ना, वो पीछे के बड़े भाग को इतना छोटा मिरर में अपना प्रतिबिंब बना सकता है, एक बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब यहाँ बना सकता है, और ड्राइवर जो है वो पीछे के बड़े क्षेत्र को देख सकता है और वाहनों को सुरक्षित चला सकता है। इसलिए गाड़ी वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है तथा वाहन सुरक्षित चला सकता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बीम का सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है, जिससे अपने पीछे का बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग पश्चिम दृश्य दर्पण, साइड मिरर के रूप में वरीयता क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये बीम का क्या बनाता है? सदैव सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और क्या होता है? इसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है, यानी कि वो पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब वहां बना सकता है, जिससे ड्राइवर क्या होता है, अपने पीछे के दृश्य को, अधिक क्षेत्र को देख सकता है और अपना वाहनों को सुरक्षित चला सकता है। ठीक है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हमें एक चिन्ह परिपाटी का पालन करना होगा। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और इस परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव P को क्या माना जाता है? मूल बिंदु माना जाता है। दर्पण के ध्रुव P को क्या मानते हैं? मूल बिंदु मानते हैं। और मुख्य अक्ष को
मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष माना जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष को क्या मानते हैं? निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष। और मूल बिंदु किसे मानते हैं? दर्पण के ध्रुव को। ठीक है, तो लिख लेंगे इस परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है तथा दर्पण का मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष माना जाता है। यह परिपाटी निम्न है। एक क्या है कि बीम को सदैव बाईं ओर रखी जाती है। बीम को सदैव बाईं ओर रखी जाती है। किसके बाईं ओर? दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या है? यानी कि बीम से प्रकाश किरणें जो आपतित होगा वो बाईं ओर ही आपतित होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। दूसरा पॉइंट समझेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव P से सभी दूरियां मापेंगे। P से मान लीजिए बीम की दूरी मापना है तो कहां से मापेंगे? ध्रुव से बीम की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी मापना है तो ध्रुव से ही मापेंगे। ठीक है, फोकस दूरी भी ध्रुव से ही मापेंगे। बाकी सभी दूरियां क्या है, कहां से मापी जाएगी? दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। तीसरा पॉइंट, मूल बिंदु मतलब ध्रुव P ना। मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। चलिए, क्या बोला गया? तीसरा पॉइंट, मूल बिंदु मतलब दर्पण के ध्रुव P के दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होगा? धनात्मक। और ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है, चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर
नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अब चौथा पॉइंट समझेंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होगा, धनात्मक लेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, ये 4 पॉइंट से लिख लेंगे। चलिए एक दर्पण बनाते हैं। चलिए एक दर्पण है, दर्पण का ये क्या है, ध्रुव। ठीक है, इस ध्रुव को क्या मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। ठीक है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष को क्या मानेंगे, एक्स अक्ष मानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोले कि सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। पहला पॉइंट क्या लिखे हैं कि बीम को हमेशा बाईं ओर रखेंगे, दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, ध्रुव से दाईं ओर मतलब इधर दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होगा, माइनस। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या हो जाएगा, प्लस, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां माइनस। आइए समझ में, ये आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस ही मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है, निर्देशांक एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सा है, मूल बिंदु। यहाँ वाई एक्सिस बनेगा, ये क्या बनेगा, वाई एक्सिस। इधर क्या होता है, दूरियां इधर प्लस लेते हैं ना, इधर माइनस लेते हैं, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर, उसी को याद रखिए, हो जाएगा। ठीक है, अब आइए समझ में। अब यहां से आप बता दीजिए कि ये कौन सा दर्पण बना है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका फोकस दूरी प्लस होगा या माइनस होगा, बताइए। फोकस डिस्टेंस प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस, हाँ कैसे प्लस होगा, इधर मापी गई दूरियां क्या होती है, बाईं ओर मापी गई दूरियां माइनस होती है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण जो होगा, जिसमें अपना चेहरा देखते